नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपन ने पशु परीक्षर भर्ती की जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी है उसकी आज ये 10वीं क्लास होने जा रही है। मैं मानता हूं कि दोस्तों ये जो अपन ने मुहिम चालू कर रखी है ये आपके लिए बहुत बेहतर कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, मैंने अपने आप से जो वादा किया है मैं चाहता हूं कि वो मैं सच साबित करूं। मैं ये सब दिन सोचता था कि दोस्तों मैं भी कैसे भी करके मैंने जैसे सफलता प्राप्त करी है वैसे वैसे मैं अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने भाई बहनों को भी वैसे सफलता प्राप्त करूं। उसी को मैं अपने दिमाग में सोचकर ये मैंने मुहिम स्टार्ट करी है। चाहे मेरे पास में चाहे कुछ भी ना हो, चाहे साधनों का अभाव भी क्यों नहीं हो, लेकिन मेरी एक ही सोच रही कि मैं बेहतर से बेहतर उन चीज़ को, कंटेंट को दूं ताकि बच्चे उस चीज़ को पढ़ें और उनके अंदर का ये भाव पैदा हो कि यार रियल में कोई बंदा है जो अपने को पढ़ा रहा है पूर्ण मनोयोग से। तो दोस्तों, मैं अपने बिना ज़्यादा इस बातों को लेकर मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। मैं अपने मोटिव जो है मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ। दोस्तों, अपन राजस्थान के भौतिक विभाजन की क्लासेस पढ़ रहे हैं। 3 से 4 क्लासें हो गई है, तो आज अपनी ये अंतिम क्लास होगी राजस्थान के भौतिक विभाजन की। मैंने सबसे पहले पश्चिम का थार मरुस्थल पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद में मध्य अरावली बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई। फिर उसके बाद में कल मैंने पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको बढ़िया से पढ़ा दिया और आज है अपना चौथा प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बहुत अच्छे से यहां से क्वेश्चन आता है, या मैं इसी का दूसरा नाम ले सकता हूं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार अच्छे से समझ लेना दोस्तों, यहां से 100% क्वेश्चन आता है हाड़ौती के पठार से। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं दोस्तों, इसका नाम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों पड़ा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। थोड़ा ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आप ये इन चीजों को समझ पाएंगे। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं दोस्तों। ये अपना राजस्थान है, ये अपना पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है, ये मध्य अरावली है, ये भाई साहब जो अपना है ना दोस्तों, ये का भाग ये पूरी मैदानी प्रदेश है, और ये चौथा नंबर जो भाग है ना ये दक्षिण और ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व के बीच का हिस्सा है। और भाई साहब इसका नाम पठारी क्यों पड़ा? अपना यहाँ पे एमपी है दोस्तों, एमपी में जो मालवा का पठार है, एमपी में जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार में ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था वो मैग्मा बाहर तरल पदार्थ के रूप में निकला, और वो तरल पदार्थ के रूप में निकलकर ये उत्तर दिशा में गया। किस दिशा में गया दोस्तों? उत्तर दिशा में गया। और उत्तर दिशा में जाने के बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो इलाका है यहां पर जाकर ये जम गया भाई साहब, वहां पे जाकर ठंडा हो गया। इसका मतलब ये दक्षिण से आया और उत्तर में अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास ही आकर यहां पर ठंडा हो गया। तो भाई साहब ये यहां पर ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। अब ये ज्वालामुखी आई कब? याद करना, क्रिटेशियस काल में। इस क्रिटेशियस युग में मालवा के पठार में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उसका लावा से ये निर्मित हुआ। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि लावा निर्मित ये है, लावा निर्मित ये पठारी भाग है, लावा निर्मित ये पठारी भाग है। और मैं किसका भाग कह सकता हूं? मालवा के पठार का, मालवा के पठार का। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये मालवा के पठार का लावा निर्मित भाग है। और कौन से काल में ये भाग आया है, कौन से काल में ये लावा निकला था? क्रिटेशियस काल में निकला था। दूसरी बात, इसको हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में यहां पर हाड़ा चौहानों का राजवंश था। हाड़ा चौहान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में यहां पर राज करते थे, हाड़ा राजवंश राज करते थे, इसीलिए इसका नाम हाड़ौती का पठार पड़ा था, हाड़ौती का पठार पड़ा था। और एक बात और बता देता हूं, ये जो पठार का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा भाग, ऐसी संरचना जो नीचे से तो चौड़ी होती है और ऊपर जाकर एक सपाट हो जाती है, एक समतल भूभाग होता है। मान लो ये कोई चोटी है, चोटी ऊपर से समतल है, ऊपर से सपाट है, वो सपाट है, उस सपाट को ही कहते हैं भाई साहब पठार कहते हैं।
पठार। क्या कहते हैं? पठार, यानी कि ऊपर से जाकर वो समतल हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं कि सपाट, उसको बोलेंगे पठार। 3 चीजें समझ में आ गई। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। लावा निर्मित ये पठारी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। तो इसका मतलब इसका ढाल भी कैसे होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रदेश का ढाल है, इस प्रदेश का ढाल है। अब इस प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं याद करना। एक बाबू है दोस्तों, कोजा बाबू। कैसा बाबू है दोस्तों? कोजा बाबू। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये 4 जिले इसमें प्रमुख रूप से आते हैं हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले आते हैं। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत शानदार ये कंटेंट मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। मिटा दो इसको, बिल्कुल। दोस्तों आगे की बात करता हूं। आगे दोस्तों मैंने 3-4 चीजें आपको बिल्कुल रटाई थी, बिल्कुल रटाई थी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 6.89%, या आप एक मतलब डेटा के रूप में याद करना चाहो, फिक्स डेटा के रूप में तो 7%, मतलब मोटा मोटा याद करना चाहो तो 7%, और एग्जैक्ट याद करना चाहो तो 6.89% इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 11% पाई जाती है। देखो दोस्तों, सबसे छोटा प्रदेश है। भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक भाग है वो पश्चिम का थार मरुस्थल है, 61.11%, बहुत बड़ा भाग था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। यहां पर दोस्तों औसत वर्षा कितनी होती है? अच्छे से याद रखना, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बहुत ही गजब की बारिश होती है, दबा के बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है। इसीलिए तो अपना राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा दोस्तों? झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी कौन सा है? वो भी झालावाड़ ही है। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला स्थान बोले तो माउंट आबू सिरोही, सबसे वर्षा वाला जिला बोले तो झालावाड़, सबसे आर्द्र वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। बस उनमें। और इस प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों, इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। कैसी आर्द्र जलवायु है दोस्तों? अति आर्द्र। हाड़ौती के पठार की जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु है, आर्द्र से भी ज्यादा है, अति आर्द्र जलवायु है। और यहाँ की जो वर्षा है वो 80 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। बहुत गजब की बातें बताइए। आगे दोस्तों यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो मृदा कैसी है दोस्तों? काली मृदा है। कैसी मृदा? काली। और जो ये काली मृदा है ना दोस्तों, ये कपास के लिए है, कपास के लिए सबसे बेहतर है। देखो भाई साहब, कड़ो संयोग है, मिट्टी तो एक काली, कपास है गोरो। काले गोरियारो बेटो सेट ठीक बैठे हटे, कालियो और गोरियारो बढ़िया सेटिंग बैठे हटे। तो काली मिट्टी और कपास रहे सफेद जग, एकदम जाग रहे जड़ो। तो काली मिट्टी में कपास रहे, इन वजह इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, बहुत गजब की बात है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा क्यों है, मैं थोड़ी और डीपली बात करूं तो दोस्तों इस पठारी प्रदेश का निर्माण लावा से हुआ, और लावा में सर्वाधिक पाई जाती है बेसाल्ट चट्टाने। कौन सी चट्टाने? बेसाल्ट चट्टाने। ये बेसाल्ट चट्टाने धीरे धीरे कैसा रूप लेती है? काले रंग का। कैसा रूप लेते हैं? काले रंग का। और ये काले रंग का रूप ले लेकर धीरे धीरे रेत में परिवर्तित हो जाती है, मृदा में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए काले रंग की मृदा होती है। बेसाल्ट चट्टानों की वजह से इसका रंग काला रंग है। और ये काला रंग कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग है, इसीलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा कहते हैं। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं दोस्तों, याद कर लेना, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। और इसको अंग्रेज जो अपने अमेरिका के वैज्ञानिक है उनके अनुसार इसका नाम क्या है? वर्टिसॉल्स। इस मृदा का नाम क्या है? वर्टिसॉल्स। तो इस मृदा के 3 नाम है, काली मृदा, रेगुर मृदा, काली कपासी मृदा, और इसको वर्टिसॉल्स भी कहते हैं। कोई तकलीफ है क्या दोस्तों? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। क्षेत्रफल है 6.89% या 7%, जनसंख्या है 11%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जो भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। यहाँ की मृदा काली है,
रेगुर मृदा है, काली कपासी मृदा है, वर्टिसॉल से। वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र। जलवायु कैसी है? अति आर्द्र। कोई तकलीफ है क्या? हाथों हाथ छापो, फिर मैं मिटाता हूं इसको, फिर मैं मिटाऊंगा, मिटा दूं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आगे मैं बात करूं, 3-4 चीजें मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं। इस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है नदियों का जाल। क्या पाया जाता है? नदियों का जाल। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने वाला जो प्रदेश है वो हाड़ौती का पठार ही है। हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक नदियों का जाल है, इसीलिए इस प्रदेश को अधर अंतः प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया हुआ है कि किस भौतिक प्रदेश को अधर अंतः प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? हाड़ौती के पठार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का जाल है। चंबल और चंबल की साई, काली सिंध है, परवन है, आऊ है, ये सब के सब नदियां यहां पर बहती है। प्रमुख रूप से इस प्रदेश की नदी बोलूं तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। अधर अंत प्रवाह क्षेत्र रट लेना, कॉपी के ऊपर जो खोपचो बने ना, खोपचा में लिख दीजिए, गजब की काम आवेला। आगे बात, इस प्रदेश का और क्या नाम है? एक बात बताता हूं दोस्तों, यहां पर इस प्रदेश को, जो ये अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में GBF पाया जाता है। भाई साहब अब क्या हो गए? GBF कहीं रहे हो है? अंग्रेजी कटवाई, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। बिल्कुल, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश पाया जाता है। अब भाई साहब ये महान सीमा भ्रंश क्या है? देखो दोस्तों, एक तरफ तो अरावली और एक तरफ है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ियां। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों का जो मिलन स्थल है, जो मिलन स्थल है, उस मिलन स्थल को GBF कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, महान सीमा भ्रंश कहते हैं। गजब की बात बताइए। अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां जहां पर मिलती है, उस मिलन स्थल को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अब भाई साहब ये कहां मिलती है, अच्छे से बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में याद रखना भीलवाड़ा, वाड़ा वाड़ा भीलवाड़ा, वाड़ा वाड़ा भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में बूंदी याद रखना, बूंदी के बाद में करौली याद रखना, करौली के बाद में सवाई माधोपुर याद रखना है। गजब की बात तो ये बता देता हूं, सवाई माधोपुर। इस सवाई माधोपुर में भाई साहब जो अभयारण्य है, उस अभयारण्य का नाम क्या है? रणथंभौर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य। सवाई माधोपुर में जो अभयारण्य है ना दोस्तों, रणथंभौर अभयारण्य, इस रणथंभौर अभयारण्य में तो अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ियां ना, वो मिलते हुए बहुत साफ दिखाई देती है। और जहां पर ये मिलन स्थल होता है ना, वहां पर भाई साहब सर्वाधिक रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। कैसी पहाड़ियां? रंगीन पहाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन ऐसा, छप गया ना हवा निकल जाएगी। सिर्फ J2 ऑफिशियल पर पढ़ने वाले बच्चे करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां कहां पाई जाती है? सर पढ़ी हुई को नहीं, आउट ऑफ कोर्स, सब ऐसे करेंगे। लेकिन J2 ऑफिशियल पर पढ़ने वाला हर बंदा करेगा, राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अरावली और विंध्याचल पर्वत वहां पे मिलते हैं, मिलते हुए दिखाई देते। समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? खोपड़ी में बैठी हो कि नहीं बैठी हो, याद कर लेना। रंगीन पहाड़ियां सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और भाई साहब रंगीन पहाड़ियां जहां पर पाई जाती है, जहां पर अरावली और विंध्याचल पर्वत का साफ साफ मिलन स्थल होता है, उसी प्रदेश को एक शब्द कहते हैं संक्रांति प्रदेश। अरे भाई साहब, सर ये तो किताब में है ही नहीं, तो कट्टू पढ़ा रही हो, आपने याद करना, कट्टू पढ़ा रही हो, थोने कोई पंचायती को नहीं तो कॉपी में लिख दो, साफ साफ लिख दो कि भाई साहब संक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं? अरावली और विंध्याचल पर्वत जहां पे मिलते हैं उसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। संक्रांति प्रदेश कौन से भौतिक प्रदेश में पाया जाता है? हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। संक्रांति प्रदेश वास्तविक रूप से किसको कहा जाता है? जहां पे रंगीन पहाड़ियां है। अब रंगीन पहाड़ियां है कहां सर? रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में है।
समझ में आई क्या? खोपड़ी में बैठी क्या? अच्छे से दिमाग में बैठ गया क्या? भाई साहब छापो, छापो, हाथों हाथ छापो, बिल्कुल दबा के छाप दो, छापो एकदम बढ़िया तरीके से। फिर मैं मिटाता हूँ, आगे करवाता हूँ अपने, फटाफट काम करना, जल्दी उतारो इसको, उतार दो बिल्कुल, उतार दिया ना, उतार दिया भाई साहब, मिटा दूँ बिल्कुल। अब आगे, बिल्कुल आगे की तरफ अपन रुक करते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं भाई। हाँ, अब है भाई साहब आगे की बात करता हूँ। मैंने संक्रांति प्रदेश बता दिया, रंगीन पहाड़ियाँ बता दी, अदर अंत पर्वत क्षेत्र बता दिया, और भाई साहब GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी बता दिया, महान सीमा भ्रंश बता दिया। बचा क्या भाई साहब? कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा कौन कौन सा बचा? देखो दोस्तों, अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो अध्ययन करते हैं ना, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपर वास्ते होरो रह जावे इन जो, एक तो इसको विंध्यांचल कगार भूमि कर देते हैं, दूसरा दक्कन का लावा पठार कर देते हैं। भाई साहब अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन क्या आते वो बताऊं मैं आपको। एक पढ़ना भाई साहब इसी में, बूंदी की अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। अब भाई साहब बूंदी लिखा हुआ है तो ये कहां पाई जाएगी? बूंदी में पाई जाएगी। बूंदी की अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां कहां पाई जाएगी भाई? बूंदी में। अभी इस पहाड़ियों की जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतूर, संतूर चोटी। और ये जो संतूर चोटी है ना भाई साहब, ये पाई जाती है बूंदी में, और इसकी ऊंचाई मैं बता देता हूं 353 मीटर। समझ में आई क्या? क्वेश्चन आएगा, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां कहां पाई जाती है? बूंदी में। बूंदी की जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतूर। संतूर की ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर। आगे दूसरा बता देता हूं, मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है कोटा, और कोटा के बाद में झालावाड़। कोटा के बाद में झालावाड़। इस मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी भाई साहब। और ये चांदखेड़ी कहाँ है? झालावाड़। वाड़ वाड़ झालावाड़, वाड़ वाड़ झालावाड़। भाई साहब कितनी है? 517 मीटर ये ऊंची है। मैं ऐसा कह सकता हूं, जो हाड़ौती प्रदेश है ना, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? चांदखेड़ी है भाई साहब। कौन सी खेड़ी? चांदखेड़ी। याद कर लेना, झालावाड़ में आती है। कहां पे आती है? झालावाड़ में। 517 मीटर ऊंची है। समझ में आई क्या? आगे तीसरा लेता हूं दोस्तों, तीसरा मैं लेता हूं कुंडला की पहाड़ियां। भाई साहब कुंडला की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? कुंडला की पहाड़ियां पाई जाती है कोटा में। कहां पाई जाती है? कोटा में। रट लेना, कुंडला की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? कोटा में। समझ में आ रही दोस्तों? उतारो फिर अपना बोट। क्या बोट है भाई साहब? नैनो अक्षो, छोटो अक्षो, मावे को नहीं। उतारो, फिर मैं आगे करवाता हूं। उतार दूं, मिटा दूं? बिल्कुल। तो बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतूर। 353 मीटर है। उसके बाद में आपको कोई पूछ लेवे कि चांदखेड़ी की ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। कहां है? झालावाड़ में। कुंडला की पहाड़ियां कहां है? कोटा में। आगे है भाई साहब रामगढ़ की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? रामगढ़ की पहाड़ियां। और ये पाई जाती है दोस्तों 12 में। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां है? 12 में। भाई साहब इनकी जो आकृति है ना, ये पूछी जाती है। इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। घोड़े के नाल के समान इनकी आकृतियां है। गजब की बात है। क्वेश्चन है वाला कि घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? बूंदी में। हाँ, बूंदी क्या? 12 में। कहां पे पाई जाती है? 12 में। रामगढ़ 12 में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। गजब की बात है। और एक बात ये बताओ, घोड़े के नाल के आकार का जिला कौन सा? भाई साहब कमेंट में बताओ। घोड़े के नाल के आकार का जिला कौन सा है? कमेंट में बताना, मुझे पता तो चले किसको आता है किसको नहीं आता है। घोड़े के नाल के आकार का जिला कौन सा है? बता देना, मैं लिख देता हूं जिला कौन सा है। समझ में आ रही ना? जिला कमेंट में बताना, मुझे समझ में तो आए। दोस्तों इसकी एक और बात बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला, यहां पर उल्का पिंड गिरने से भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थित है।
जियो हेरिटेज स्थित है। कुछ नहीं आएगा कि उल्कापिंड गिरने से भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट या जियो हेरिटेज कौन बना है? रामगढ़ 12। रामगढ़ 12। रामगढ़ की पहाड़ियों की आकृति कैसी है या आकार कैसा है? घोड़े के नाल के आकार का है। घोड़े के नाल के आकार का है। और सबसे लास्ट में मैं बता देता हूं, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि दोस्तों, ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है ना, ये कहां पाई जाती है? 12 में। कहां पाई जाती है? 12 में। ये शाहाबाद उच्च भूमि है ना दोस्तों, ये अपने समतल भूभाग से ऊंची है। ऊंची कितनी है? 450 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन आएगा कि शाहाबाद उच्च भूमि कहां पाई जाती है? 12 में। कितने मीटर ऊंची है? 450 मीटर अपने समतल भूभाग से ऊंची है। दोस्तों ये मजे मजे में आनंद से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पूर्व करवा दियो कि तो समझ में आयो। 2 मिनट में रिपीट करवाता हूं, फिक्स 2 मिनट में। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में, और एक खास बात और बता दूं भाई साहब, इसका जो ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। देखो दोस्तों, पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का है। मध्य अरावली है ना, वो गोंडवाना लैंड का है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है। और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है ना, वो गोंडवाना लैंड का है। पहला और तीसरा 33 सागर का, दूसरा और चौथा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब मैं आपको 2 मिनट में रिपीट करवाता हूं। इसका निर्माण द क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड के अवशेष से हुआ था। क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 11%, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र। आई बस उनमें कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे, इस प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर रंगीन पहाड़ियाँ पाई जाती है, रणथंभौर अभयारण्य संवैदपुर में। GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर का इलाका भी आता है, संवैदपुर। मान सीमा भ्रंश कह सकते हैं इसको। मान सीमा भ्रंश क्यों कहते हैं? अरावली और विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं उनका मिलन स्थल होता है, और जो साफ साफ मिलन स्थल दिखाई देता है रणथंभौर की पहाड़ियां संवैदपुर में। संक्रांति प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर नदियों का जाल है, इसीलिए इसको अधर अंत प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा है भाई साहब, काली कीट। वहां पर होता है कपास, इसीलिए इस मृदा को कहते हैं काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा, इसको रेगुर मृदा कहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको कहा, इस मृदा को वर्टिसॉल्स। क्या कहा? वर्टिसॉल्स। फिर उसके बाद में तो मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल बातें बताई थी कि भाई साहब ये बताई थी। सबसे पहले तो मैंने ये बता दी थी अपने क्या कह सकते हैं, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? 12 में। घोड़े के नाल के आकार की है भाई साहब। यहाँ भारत का पहला जियो हेरिटेज अपना स्थित है। उसके बाद में शाहाबाद उच्च भूमि जो 450 मीटर ऊंची है, 12 में। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा में, जो अपनी बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ी है बूंदी में, उसकी सबसे ऊंची चोटी संतूर है, 353 मीटर है। मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा और झालावाड़ में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी है जो झालावाड़ में पाई जाती है, 517 मीटर ऊंची है। भाई साहब ये अपना आज का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बिल्कुल गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने संपन्न करवाया है। अपर यज्ञ भौतिक प्रदेश का संपन्न होता है। आज अपना भौतिक प्रदेश बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से संपन्न हो गया। दोस्तों मेरा टारगेट केवल पशु परिचर भर्ती है अभी इस टाइम। हालांकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, ये यदि पढ़ लेगा तो उसके बेड़ा पार है। इससे बाहर और कुछ जाने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को पढ़ते रहे, बार बार अपने नोट्स बनाते रहे। सुबह 10:30 बजे लाइव आया करो। मैं आपके लिए इतना बार बार बोलता हूँ, सुबह 10:30 बजे लाइव आया करो दोस्तों, बहुत फायदा होने वाला है। आपको निःशुल्क नियमित डेली क्लासें मिल रही है, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको समझ में ही नहीं आता ये चीज़ें, तो वो चीज़ें मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे तो आप बाद में देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले देखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस समय देखोगे तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों आप इस चैनल को जितना प्यार दे रहे हो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। डेली इस चैनल अपने ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अपना नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, मैं आपको कल कौन सा टॉपिक लेंगे बता दूंगा। अपना भौतिक प्रदेश आज पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने अपना राजस्थान का नामकरण करवाया, फिर राजस्थान का सामान्य परिचय, भौगोलिक उपनाम, और अपना 4 से 5 वीडियो में राजस्थान का भौतिक विभाजन पूरा हुआ है। मैं मानता हूँ इतना शानदार जो कंटेंट है ना, पैसे देने के बाद में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप कमेंट में मेरे अच्छे कमेंट तो कीजिए, मुझे भी पता चले कि हाँ रियल में क्या काम हो रहा है। चाहे बुरे हो तो बुरे भी कर देना, अच्छे हो तो अच्छे भी करना, समझ में तो आए मुझे। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।